मजीवं दव्यं जिणवरवसेण जीर्णे दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं। नरक लोक का वर्णन होने के बाद अब तिर्यक लोक की भावना की जाती है। अथ परम तिर्यक लोक कथ्यते। अब इसके आगे तिर्यक लोक का विषय चलता है। जम्बू द्वीपादि शुभ नामानुद्वीपा। जम्बू द्वीप आदि शुभ नाम वाले ये द्वीप कहलाते हैं। इन सब के नाम शुभ माने गए हैं। लवणोदादि शुभ नाम आने समुद्राश्च, और लवण समुद्र आदि ये भी शुभ नाम होते हैं, इनके नाम वाले ये समुद्र हैं। द्विगुण द्विगुण विस्तारेण पूर्वम पूर्वम परिवेष्ट्य वृत्ताकाराः। ये सभी दूने दूने विस्तार के साथ पूर्व पूर्व को वेष्टित करके वृत्ताकार के रूप में रहते हैं। द्वीप और समुद्र, ये आगे आगे का द्वीप पिछले समुद्र को, आगे का समुद्र पिछले द्वीप को, इस तरह से सभी द्वीप और समुद्र पिछले पिछले वाले से वेष्टित, पिछले वाले को वेष्टित करके और दूने दूने विस्तार के साथ आगे आगे रहते हैं। ये सभी वृत्ताकार होते हैं। स्वयंभू रमण पर्यंतास, ऐसा करते करते कहाँ तक ले जाना? स्वयंभू रमण पर्यंत तक ले जाना। तिर्यक विस्तारेण विस्तीर्णास तिष्ठन्ति, इसी को तिर्यक विस्तार कहते हैं, है ना। तिरछा आजू बाजू दोनों तरफ जो है ये विस्तार होता चला जाता है, इसको तिर्यक विस्तार कहा गया है। ना ये अधो विस्तार है ना ऊर्ध्व विस्तार है, ये तिर्यक विस्तार कहलाता है। तो इस तरह के तिर्यक विस्तार के साथ में ये सभी विस्तीर्ण हैं, माने फैले हुए हैं। यतस्तेन कारणेन तिर्यक लोको भण्डते, इसी कारण से इस लोक को तिर्यक लोक कहते हैं, है ना। मध्य लोक को क्या बोलते हैं? तिर्यक लोक, क्योंकि ये सभी तिरछे दिशा में द्वीप और समुद्रों से फैला हुआ है, भरा हुआ है। मध्य लोकश्च, इसी को मध्य लोक भी कहते हैं। तद्यथा तेषु शार्द तृतीयोद्धार सागरोपम लोम छेद प्रमितेषु असंख्या द्वीप समुद्रेषु मध्ये जम्बू द्वीप तिष्ठति। अब यहाँ ये बताते हैं कि ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं ये कितने हैं? तो यहाँ लिखा है सार्ध तृतीय उद्धार सागर। सार्ध तृतीय का मतलब ढाई होना चाहिए। ढाई कोई इस तरह से लिखा जाता है। ढाई उद्धार सागर प्रमाण, ये द्वीप और सागरों की जो संख्या होती है वो इतनी बताई गई है। उसको लिखने का तरीका है ये अर्धम तृतीय उद्धार सागर प्रमाणम, उसको ढाई कहते हैं इसको। तो इसको ये ढाई सागरोपम प्रमाण जितने भी लोमच छेद होंगे, रोम छेद होंगे, है ना, जो पल्ले का गड्ढा बनाते हैं, वो जो उद्धार पल्ले होता है, तो उद्धार पल्ले से ही उद्धार सागर बनता है। तो उस उद्धार पल्ले के गड्ढों से ही उसमें कितना 10 कोड़ा कोड़ी 25 कोड़ा कोड़ी गुणा करते हैं ना, कितना करते हैं? 25 कोड़ा कोड़ी, हाँ 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों का एक उद्धार सागर होता है। तो एक उद्धार पल्ले में जितने लोम होंगे, ऐसे 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले में जितने रोम समाएंगे, उतने समय बराबर कहो या उतने रोम बराबर कहो, उसमें जितने रोम समाएंगे उतने असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, है ना। ये सब गणना से परे, चिंतन से परे चीज़ें हैं। इतना असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, और उन सब के बीचों बीच में ये जम्बू द्वीप रहता है। सबके बीचों बीच में जम्बू द्वीप है, जो सबसे
छोटा भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी के सब तो उससे बड़े हैं विस्तार की अपेक्षा से। सबके मध्य में, सबके बीचों बीच ये जम्बू द्वीप सबसे प्रथम द्वीप है और सबसे छोटा भी है। तो इस तरह से ये 2.5 उद्धार सागरोपम के जितने टुकड़े होंगे, रोम छिद्र होंगे या रोम के छेद होंगे, उतने बराबर असंख्यात द्वीप और समुद्रों की गणना की गई है। इतने असंख्यात द्वीप और समुद्र पूरे तिर्यक लोक में एक राजू पर्यंत विस्तार तक ये फैले हुए हैं। जब ये इतना विस्तार बनेगा दूना दूना, तभी ये एक राजू तक जाएगा। एक राजू बहुत बड़ा होता है, तो एक राजू तक ये विस्तार जाता है। अंत का जो द्वीप और समुद्र है वो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है, और बीच के कुछ नाम शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। सच जम्बू वृक्षोपलक्षितो मध्य भाग स्थित मेरु पर्वत सहित हो, वह जो जम्बू वृक्ष से उपलक्षित है, जो जम्बू द्वीप है उसको क्यों जम्बू द्वीप कहा जाता है? जम्बू वृक्ष उसमें एक विशिष्ट वृक्ष है, इसके कारण से उसको जम्बू द्वीप यह नाम दिया गया है। ये उसकी विशेष पहचान है। जम्बू वृक्ष है जिसमें चैत्यालय भी बने होते हैं और जिसमें जिनबिंब भी रहते हैं, चैत्य वृक्ष के रूप में ये जाने जाते हैं। तो ये जम्बू का वृक्ष एक बड़ा वृक्ष होता है इस जम्बू द्वीप में, इसलिए इसका नाम क्या है? जम्बू द्वीप। जम्बू माने जामुन होता है। जामुन के जो वृक्ष होते हैं उस तरह के ये वृक्ष से उपलक्षित है। मध्य भाग में इसके मेरु पर्वत स्थित है। किसके? जम्बू द्वीप के। जम्बू द्वीप के बीचों बीच में क्या है? सुमेरु पर्वत है, उससे ये स्थित है। वृत्ताकार लक्ष्य योजन प्रमाण, और ये जम्बू द्वीप कैसा है? वृत्ताकार है, गोल है। 1 लाख योजन प्रमाण, माने इसका जो डायमीटर है वो 1 लाख योजन का होता है, विस्तार इसका। तद्दुगण विस्कम्भेण योजन लक्षद्वय प्रमाणेन वृत्ताकारेण बहिर्भागे लवण समुद्रेण वेष्टित है। अब उससे दूने विस्कम्भ वाला, माने कि 2 लाख योजन प्रमाण वृत्ताकार, उसके बाहरी भाग में लवण समुद्र है, वो उससे वेष्टित है ना। माने जम्बू द्वीप किससे घिरा हुआ है? लवण समुद्र से घिरा हुआ है। लवण समुद्र कितना है? तो उसका डायमीटर उसका 2 लाख योजन का बैठेगा। इस तरह से ये दुगने दुगने। सोपी लवण समुद्र तद्दुगण विस्तारेण, और वह लवण समुद्र भी उससे भी दूने विस्तार के साथ में योजन लक्ष्य चतुष्टय प्रमाणेन, माने 4 लाख योजन प्रमाण वाले वृत्ताकारेण, वृत्ताकार से बहिर्भागे धातकी खंड द्वीपेन वेष्टित है ना। उस वृत्त के बहिर्भाग में, वृत्त का भीतरी भाग भी होता है, बहिर्भाग भी होता है। तो बहिर्भाग जिसको धातकी खंड द्वीप से घेरे हुए है ना, यानी लवण समुद्र को धातकी खंड द्वीप वेष्टित किए हुए है। सोपी धातकी खंड द्वीपस्तद्दुगण विस्तारेण योजनाष्टलक्षक प्रमाणेन वृत्ताकारेण, वह जो धातकी खंड द्वीप है वो भी दुगने विस्तार के साथ है ना, उसका भी दुगना हो जाएगा। तो 8 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाला वृत्ताकार, उसके भी बाहरी भाग में, बहिर्भागे क्या होगा? कालोदक समुद्रेण वेष्टित, वह कालोदक समुद्र से वेष्टित है। काल समुद्र कहना चाहिए, कालोदक, उदक माने तो अपने आप में वैसे ही समुद्र हो जाता है, काल समुद्र कहना चाहिए। अपन बोलते हैं कालोदधि समुद्र जबकि उदधि माने समुद्र हो गया, वो काल समुद्र कहना चाहिए। लवण समुद्र जैसे बोलते हैं, लवड़ो दधि, हाँ, तो इसका नाम कालोदक समुद्र कहा जा रहा है। कहीं कहीं कालोदधि समुद्र कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये कालोदधि अपने आप में पूरा नाम है, फिर उसको अपना एक और समुद्र नाम से जोड़ देते हैं। जैसे लवड़ोद, लवण समुद्र, अब लवण समुद्र समुद्र थोड़े ना कहेंगे, लवड़ो दधी कहते हैं। अब उसी को लवड़ो दधी समुद्र कहें, लवड़ो दक समुद्र कहें, तो वो भी एक डबल नाम कहने में आ रहा है। लवड़ो दक समुद्र कहने का मतलब
वो लवण समुद्र समुद्र हो गया। उसको केवल लवण समुद्र ही पर्याप्त होना चाहिए, लवण समुद्र, है ना। देखना इस बारे में भी तिलवी पंडिती वगैरह में कि कालो दधी कहना ही पर्याप्त होना चाहिए। अब फिर कालो दधी भी कहो और समुद्र भी कहो, तो एक कालो दधी नाम है कि काल नाम है? लवण समुद्र, काल समुद्र, ऐसा नाम होना चाहिए है। यहाँ जोड़ा है ये एक अलग बात है, मूल जो ग्रंथ है ना उनमें देखना, तिलोई पंडिती वगैरह में कालोद समुद्र, कहीं कहीं कालोद कहा जाता है, कालोदधि भी कह लेते हैं, तो अपने आप में उदधि हो ही गया वो। अब फिर उदधि के बाद फिर एक और समुद्रवाची पर्यायवाची नाम लगाओ, ये थोड़ा सा लगता है कि ये बोलने के कारण से ऐसा होने लगा। बाकी वो कालोदधि है, इतना बोलना चाहिए, है ना। ये जो धातकी खंड द्वीप को वेष्टित किए हुए क्या है? कालोदधि है। जम्बू द्वीप को वेष्टित करने वाला लबड़ोदधि है, ऐसा होना है। हाँ, क्षीर समुद्र है तो क्षीरोदधि, फिर कहेंगे क्षीरोदधि समुद्र कहेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, तो उस सब में अपन डबल डबल नाम हिंदी में बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपन जो बोलते हैं उसमें भी मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कह रहा था। कोई चीज़ें बस चल जाती हैं ना, हमने बोला आपने सुना, फिर आपने बोला लोगों ने सुना है, जैसे चल जाता है वो, तो वो भी। हाँ, तो वो क्षीरवर नाम है उनका, बस क्षीरवर, घृतवर, इक्षुवर, वारुणीवर, क्रौंचवर, तो ये सब ऐसे ही नाम है। बस क्रौंचवर उदधि, क्रौंचवर समुद्र कह लो, क्रौंचवर द्वीप कह लो, घृतवर द्वीप कह लो, घृतवर समुद्र कह लो। क्षीर वर वाले भी नाम से अलग हैं, क्षीर नाम से लो, क्षीरोदधि कहा एक ही बात है, क्षीर समुद्र कहा या क्षीरोदधि कह लो एक ही बात है। अब क्षीरोदधि समुद्र कहो तो ये थोड़ा सा हमें लगता है कि जैसे कहीं अपन बोलते बोलते कुछ गलत बोलने लग जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं तो चल जाता है, चलता रहता है ना। क्षीर सागर कहना इतना पर्याप्त है, क्षीरोदधि कहना पर्याप्त है, क्षीर समुद्र कहना पर्याप्त है। अब क्षीरोदधि समुद्र कहो तो कोई विशेष थोड़ी ना हो गया वो। तो इसी तरीके से ये काल समुद्र होना चाहिए, या तो कालो दक समुद्र कहो, काल जिसमें जल है, काला जिसमें जल हो, कालो दधि, कालो दक समुद्र तो फिर भी ठीक है, कालो दधि समुद्र कहना तो बिल्कुल सही नहीं लगता, क्योंकि कालो दधि का मतलब तो फिर काल समुद्र ही हो गया वो। या तो उसका नाम कालोदक हो तो चलेगा, है ना। उदक माने जल होता है। हाँ, तो ऐसे ही चलता है भाषा में। हाँ। हाँ, तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो अपन दोनों बोल जाते हैं, समझ आ रहा ना। हिंदी भी बोल जाते, कई बार इंग्लिश भी बोल जाते हैं। हाँ, वो तुम लोगों को डेली रोजाना ये करना चाहिए, है ना। तो डेली भी बोल जाएंगे, रोजाना भी बोल जाएंगे। गाड़ी पीछे बैक करो, है ना। तो ऐसे ये बोलने की आदत भी पड़ी रहती है, तो लोग समझते नहीं हम क्या बोल गए, वो बोलने में चलता रहता है। ऐसी कई चीज़ें होती है ना। तो थोड़ा सा भाषा पर भी ध्यान देते रहना चाहिए। सोपी कालोदक समुद्र है तद्गुण विस्तारेण षोडश योजन लक्ष्य प्रमाणेन वृत्ताकारेण बहिर्भागेन पुष्कर द्वीपेन वेष्टित है। अब वह जो कालोदक समुद्र है वो भी अपने दुगने विस्तार वाले 16 योजन लक्ष्य प्रमाण, 16 लाख योजन प्रमाण वृत्ताकार पुष्कर द्वीप के द्वारा अपने बहिर्भाग में वह वेष्टित है। इत्यादि दुगुण दुगुण विस्कंभ, इस तरह से इनको आदि लेकर के दूना दूना विस्कंभ करते हुए माने विस्तार बनाते हुए स्वयंभू रमण द्वीप स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंतो ज्ञातव्य है। अंतिम द्वीप है वो स्वयंभू रमण द्वीप है और अंतिम समुद्र है वो स्वयंभू रमण समुद्र है। वहाँ तक सबको दुगना दुगना विस्तार के साथ करते चले जाना। यथा जम्बू द्वीप लवण समुद्र विस्कंभ द्वय समुदया
समुदयात योजन लक्ष्य त्रय प्रमितात सकाशात धात्की खंड एक लक्षेण अधितस अधिकस तथैव असंख्ये द्वीप समुद्र विस्कंभेभ्य स्वयंभू रमण समुद्र विस्कंभ एक लक्षेण अधिको ज्ञातव्य। क्या है? जैसे जम्बू द्वीप लवण समुद्र है ना, इनका जो विस्कंभ दोनों का समुदाय माने दोनों का मिलाकर के अगर जोड़ा जाए तो उससे योजन लक्ष्य त्रय प्रमित हो गया, वो दोनों का मिला के 2 और 1 3 हो गया, और उससे धात्की खंड का 1 लक्ष्य से अधिक कहलाता है। माने ये भी एक जोड़ का तरीका बताया गया। 2 और 1 3, उससे 1 अधिक कर दो तो वो 4 हो जाएगा। अधिक तथैव असंख्य द्वीप समुद्र विस्कंभेभ्य शंभुर्मण समुद्र विस्कंभ, इसी तरह से असंख्यात द्वीप समुद्रों के विस्कंभ से स्वयंभूरमण समुद्र का विस्कंभ 1 लाख से अधिक जानना चाहिए। ये कहने का मतलब वहाँ तक जब विस्तार जोड़ते चले जाएंगे तो अगला जब लास्ट स्वयंभूरमण समुद्र द्वीप या स्वयंभूरमण समुद्र का विस्तार जब करेंगे तो पिछले वाले विस्तार से वो 1 लाख अधिक कर देंगे तो उसका विस्तार आ जाएगा। ये कहने का मतलब इस तरह का ये आइडिया। जैसे जम्बूद्वीप 1 लाख का है, धात्की खंड 2 का है, इन दोनों को जोड़ करके 2 और 1 3 करके 1 जोड़ दिया तो आगे का द्वीप आ गया। उसी तरह से अंतिम द्वीप का जो और समुद्र का विस्तार जोड़ करके उसमें 1 लाख बढ़ा देंगे तो स्वयंभूरमण का द्वीप का आ जाएगा। ये कहने का मतलब है ना। हाँ सब लेने पड़ेंगे, हाँ सबको जोड़ के +1 करना पड़ेगा। तो ये गणित है एक तरह का, ऐसे गणित निकाल लिया है। हाँ द्वीप और समुद्र के बाद अगला जो द्वीप आएगा उसका विस्तार निकालने के लिए दोनों द्वीप समुद्रों के पूरे विस्तार को जोड़ करके उसमें +1 कर दो, ऐसा कहने का मतलब है। हाँ इस तरीके से। अब जैसे ये निकल आया दूसरे द्वीप का है ना 4, 1 2 4, अब 1 2 4 8, 8 4 12 और 2 14 और 1 15 +1 16, तो वो अगली द्वीप का आ गया। तो ऐसे करके ज्योमेट्री बन गई है। ऐसे इक्वेशन इसी तरह से ड्राइव हो जाती है। इक्वेशन जो बनाई जाती है ना, ऐसे फॉर्मूले ऐसे बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये +1 करके पिछले वाले द्वीप समुद्रों के डायमीटर को जोड़ करके उसमें +1 करने से अगले वाले का डायमीटर आ जाता है। ये कहने का मतलब है। एवं उक्त लक्षणेषु असंख्ये द्वीप समुद्रेषु व्यंतर्देवानां पर्वताद उपरी गता आवासाः। अब इतने जो ये असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, इन सब में व्यंतर देवों का पर्वतों के ऊपर आवास बने हुए हैं इनके, है ना। माने 3 चीज़ें बताई जाती हैं, ये तिलोय पंडिती में भी आया था। आवास होते हैं, पुर होते हैं और भवन होते हैं। तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो जो ऊपर बने होते हैं पर्वतों के ऊपर उनको आवास कहते हैं। व्यंतर देवों के ये आवास कहलाएंगे। जो कहाँ बने हैं? पर्वतों के ऊपरी भाग में होते हैं, पर्वतों के ऊपर बने हुए हैं। द्वीप समुद्रों में जो पर्वत हैं उन पर्वतों पर व्यंतरों के आवास बने हुए होते हैं, उनमें व्यंतर देव रहते हैं, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी संख्या में व्यंतर देव होते हैं। पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में ये व्यंतर देव फैले हुए हैं, इसलिए ये भी असंख्यात संख्या वाले होते हैं। हाँ असंख्यात संख्या में ये व्यंतर देवों के आवास बने हुए हैं। और सब आवासों में जिनालय भी होते हैं। तो ये व्यंतर देवों के आवासों के जिनालय भी स्मरण किए जाते हैं। भवनवासी देवों के बाद में ये स्मरण किए जाते हैं। मतिक्रांता संतुनो दोष विच्छिदे, ये व्यंतर विमानेषु, उनको विमान कहा गया है लेकिन वो आवास हैं। तो जो ये व्यंतर विमानेषु
स्थेयांश प्रतिमा ग्रहा, जो प्रतिमाओं के ग्रह हैं, तेज संख्याम अतिक्रांता, वो संख्या से अतिक्रांत हैं, माने असंख्यात हैं, ये बताया गया। संतु नो दोष विच्छेदे, वो सब हमारे दोषों के विच्छेद के लिए होवें। तो ऐसे व्यंतर देवों की भी एक बड़ी संख्या है, उसको भी इसी तरह से स्मरण करना चाहिए। उन पर्वतों के ऊपर आवास बने हुए हैं, और अधोभू भाग गतानी भवनानी, उनके जो अधोभू भाग में बने हुए हैं वो भवन कहलाते हैं। द्वीप समुद्रों में जो अधोभू भाग है, निचले भूभाग में बने हैं, वो कहलाते हैं भवन। और तथैव द्वीप समुद्रादि गतानी पुराणी च, और जो द्वीप समुद्र आदि गत हैं, जो द्वीप समुद्र आदि में बने हैं, वो पुर कहलाते हैं। ऐसी 3 तरह के इनके निवास होते हैं, है ना। ये उसमें भी आ चुका है, परमागम उक्त भिन्न लक्षणानि, परमागम में इनके भिन्न लक्षण दिए गए हैं। ये तिलोय पंडिती में आ चुका है ना। हाँ, नंदीश्वर की पूजा में भी आवास, पुर और ये इनके भी अर्घ दिए गए हैं, तीनों तरह के व्यंतरों के। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, आवास, भवन और पुर। आवास तो हो गए पर्वतों के ऊपर, भवन हो गए नीचे भूभाग के अधोभाग में, और जो द्वीप समुद्रगत माने उसी द्वीप समुद्र में जो हो गए वो कहलाएंगे पुर, है ना। ऐसे अब वो अधोभाग बहुत बड़ा होता है, तो वो अधोभाग में भी जो उनके बने हुए हैं ना, वो सब उनके भवन कहलाएंगे। वो भी वहाँ भी रहते हैं ना। खर भाग, पंख भाग में भी जो रहना इनका बताया गया है, वहाँ भी इनके निवास हैं, वो भवन के रूप में कहलाएंगे। वो 3 जगह इनकी बिल्डिंगें रहती हैं। जैसे सामान्य मनुष्य भी जो है ना, आजकल अपने फार्म हाउस बनाता है, एक सिटी में बनाता है, एक गांव में घर बनाता है है ना। तो ऐसे ही ये व्यंतरों के 3 तरह के निवास हैं। ये भवनों में भी रहने वाले व्यंतर होंगे, हालांकि ये अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना, भवनों में रहने वाले। अब वैसे देखा जाए तो जातियां तो उतनी हैं जो खर और पंख भाग में समाई हैं, तो उन्हीं जातियों वाले ही तो ऊपर रहेंगे, और अलग से कहाँ से आएंगे। जातियां तो उतनी हैं, व्यंतर 8 प्रकार के हैं, तो वो खर और पंख भाग में ही 8 प्रकार के भवन बताए गए हैं। तो इन्हीं के ये सब एक्स्ट्रा स्थान बने हुए हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों में इनके फार्म हाउस बने हुए हैं। नीचे रहना हो तो अपनी मूल बिल्डिंग में रहो, नहीं है तो घूमने निकलो बाहर, खूब द्वीप समुद्रों में घूमो रहो। नहीं, व्यंतरों के भी तो 8 ही प्रकारों के खर और पंख दोनों में बने हुए हैं ना। एक व्यंतर देव को राक्षस देव को छोड़ करके बाकी 7 के तो खर भाग में बने हुए हैं ना। अब अभी यहाँ शरीर की नहीं, घर की बात चल रही है अभी हाँ हाँ, वो संख्यातीत हैं, वो सब असंख्यात व्यंतर देवों के स्थान हैं, जिनकी अपन रोज़ाना वंदना करते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा व्यंतर देवों की पूजा तो अपन ही लोग करते हैं। अरे उनका स्मरण करना, उनके स्थानों का स्मरण करना, यही तो, और क्या है। उन्हें कौन स्मरण कर रहा है इतना? सबसे ज़्यादा चैत्य भक्ति, नंदीश्वर भक्ति में सबसे ज़्यादा हर बार याद किया जाता है। तथैव खर पंख भाग स्थित प्रतर असंख्ये प्रमाण असंख्ये व्यंतर देवावासाः। इसी प्रकार से खर भाग में और पंख भाग में जो स्थित असंख्या प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण, है ना। प्रतर जो होता है ना, जगत प्रतर,
जगत श्रेणी, जगत प्रतर, घन लोक, ये जो आपको यूनिट्स समझाए थे 8 प्रकार के जो उपमामान होते हैं, उनमें ये जगत प्रतर आता है, जो जगत श्रेणी का स्क्वायर कहलाता है, उसको जगत प्रतर कहते हैं। तो उस जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग प्रमाण संख्या वाले ये असंख्यात व्यंतर देव होते हैं। ये व्यंतर देवों के आवास हैं। जो द्वीप समुद्रों में पर्वतों के ऊपर आवास बने हैं वो कितने हैं? जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग प्रमाण वो आवास बने हुए, माने इतनी असंख्यात संख्या में व्यंतर देवों के वो आवास हैं। तथैव द्वासप्तति लक्षाधिक कोटि सप्त प्रमित भवनवासी देव संबंधी भवनानि अकृत्रिम जिन चैत्यालय सहितानि भवन्ति। उसी प्रकार से ये 7,72,00,000 ये भवनवासी देव संबंधी भवन अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के साथ होते हैं। मतलब कि व्यंतर देवों के जो आवास हैं वो असंख्यात कहलाएंगे, है ना। ये असंख्यात आवास कहलाते हैं और इनके जो भवन वगैरह बने होते हैं इनकी संख्या तो नहीं दी गई है। जैसे भवनवासियों के 7,72,00,000 भवनों की संख्या है, तो इनके ये असंख्यात जो संख्या है ये आवासों की अपेक्षा से है, जो इनके आवास बने हुए हैं पर्वत के ऊपरी भाग पर, तो इनका मुख्य स्थान वहीं है। अब वो सब मिला करके उन्हीं का आवास बताया जा रहा है। मतलब कि इनकी संख्या कोई संख्यात तो होगी नहीं, तो ये सब असंख्यात संख्या में है। तो खर भाग में भी, पंख भाग में भी ये सभी असंख्यात संख्या के ही इनके आवास बने हुए हैं, सब मिला करके। अब वो वहाँ पर पहले 3 चीज़ों का अलग अलग जब लक्षण करेंगे तो वो अलग अलग लक्षण बन जाता है, लेकिन सामान्य से जो आवास कहलाते हैं वो फिर यहाँ सामूहिक एक सामान्य भाषा में कहा गया है वो इनके ये आवास। तो ये रत्न प्रवाह और खर पंख भाग के भूमि के जो खर भाग पंख भाग में स्थित जो इनके आवास हैं जिन्हें भवन कहते हैं, ये उन्हीं की संख्या है जो प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। अब वही संख्या खरपंख भाग की है और उन्हीं के आवास वहाँ बने हुए हैं पर्वतों पे, तो वही सब उन्हीं का ही कहलाएगा। वो सब मूल संख्या तो उनकी वही है खर भाग पंख भाग में, और मूल उनका स्थान भी भवन के रूप में वही है। बाकी सब आवास बना लेते हैं, वो कहीं भी बना लें। तो द्वीप समुद्र खाली नहीं पड़े, सब में व्यंतरों के आवास हैं बने हुए हैं, ये कहने का मतलब ये है कि वो आपका मूल घर कहलाएगा, जिसे भवन कहते हैं, जो आप बनाते हैं, जिसमें रहते हैं। फिर बाद में आप अपना आवास कहीं दूसरी जगह भी बना लेते हैं, वो आपका आवास कहलाएगा। वो भी आवास कहलाएगा, लेकिन मुख्य रूप से देखेंगे तो वो आवास कहलाएगा। हाँ, इस तरह से इनके आवास असंख्यात संख्या में जानना, जो खर भाग और पंख भाग में ही बताए गए हैं। एवं अति संक्षेपेण तिर्यक लोक को व्याख्यात, ये अति संक्षेप से हमने तिर्यक लोक की व्याख्या कर दी है। ठीक है।